कम्युनिकेशन नहीं था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं था, इतने तेजी से इंफॉर्मेशन आजकल जो ट्रैवल कर रहा है नहीं करता था। मुझे मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूं। हम लोग अभी 2 महीने पहले, मैं और एसपी साहब, हम लोग पेंड्रा जिले में गए थे। एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के करीब 12 जिलों के कलेक्टर और एसपी आए हुए थे। वहां पे एक एडिशनल एसपी आए हुए थे, वो प्रमोट होकर एडिशनल एसपी बने थे। मेरा ख्याल है उसकी भर्ती एसआई में हुई होगी। तो उनसे जब एक सवाल पूछा गया, वहां पे एडीजी साहब आए हुए थे मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि तब की पुलिसिंग और आज की पुलिसिंग में क्या अंतर देखते हो? तो उन्होंने बोला कि सर, पहले संसाधन कम थे लेकिन पुलिसिंग तगड़ी थी, और आज संसाधन ज्यादा है लेकिन पुलिसिंग कहीं ना कहीं कमजोर हो गई। बहुत ही ईमानदारी से कहा। 1861 में संसाधन कम थे लेकिन उस समय की पुलिसिंग ज्यादा मजबूत थी। आज की पुलिसिंग कमजोर हो रही है। क्यों कमजोर हो रही है पता है? क्योंकि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गया है, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गया है कि जरूरत से ज्यादा आ गया है। हर कोई कंफ्यूज हो गया है, हर कोई इसमें अपना दिमाग लगा रहा है। तो ये जो रिफॉर्म हुआ है इंडियन पीनल कोड का भारत न्याय संहिता में, ये पुलिसिंग को भी मजबूत करेगा। और जब पुलिसिंग मजबूत होगी तो नागरिकों को न्याय और बेहतर मिलेगा, और जो हमारे समाज का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो मजबूत होगा। एक अच्छी पुलिसिंग से समाज में गवर्नमेंट के प्रति लोगों का भरोसा बनता है, भरोसा जागता है, और वही लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो मेरा मानना है कि ये जो लॉ है भारत न्याय संहिता, ये पुलिसिंग को भी मजबूत करेगा और इससे जो है समाज में बेहतरी आएगी। अब मोटी मोटी बातें मैं बताऊंगा, विवेक ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया एडिशनल एसपी साहब। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो सबसे बड़ा चेंज है किसमें आया है? सबसे बड़ा चेंज आया है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को वेरीफाइड कर दिया है। मतलब जो दूर संचार के हमारे साधन है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप, हर किसी के मोबाइल में व्हाट्सएप है। क्या हम व्हाट्सएप से संबंध शामिल कर सकते हैं? अभी के डेट में नहीं कर सकते। भारत न्याय संहिता में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से संबंध शामिल करना अलाउ है। मतलब व्हाट्सएप से, जीमेल से, सब किसी के पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट रहता है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। नहीं तो पहले समझ निकलता था, आपको पता से भाग जाता था, उस पर जाके चिपकाओ, फिर ये करो, वो करो, पेपर पब्लिकेशन करो, बहुत समय लगता है। अब आपको समझ ऐसे शामिल हो सकता है। दूसरी चीज, आप अगर चाहें और चाहें तो इलेक्ट्रॉनिकली आपका बयान करा सकती है। आप कहीं बैठे हो, आपका बयान करना है, आप पुलिस स्टेशन से या कोर्ट से या जहां भी लोग प्रस्तावित करें, आप वहां बैठ के अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सकते हैं। जो एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एविडेंस भी एडमिसिबल हो गया है। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है कंप्यूटर में, मोबाइल में, पीडीएफ है, ये सारे डॉक्यूमेंट एडमिसिबल हो गए हैं एज एविडेंस। तो ये जरूर पुलिसिंग को मजबूती प्रदान करेगा, और एक समाज में जहाँ पे न्याय मिलने में विलंब हो सकता है या देरी हो सकती है, कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज आ सकते हैं, उसको सॉल्व करता है। तो ये बहुत अच्छा जो है आया हुआ है। साथ में तो विवेक ने बताया इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर। हम लोग थाने में जाने से डरते हैं, आम आदमी जो है मोस्टली थाने में जाने से डरता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर का प्रोविजन आया है, तो जो योगेश शर्मा जी ने जो सवाल पूछा कि भैया कोई फर्जी एफआईआर कराता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, वो भी बहुत प्रासंगिक हो जाता है। और हमको ये समझना पड़ेगा, नागरिकों को अगर अधिकार मिले हैं तो उसके साथ कर्तव्य भी आए। जो विवेक ने बताया 182, 211 इस तरह के सेक्शन की बात की। बीएनएस में जो सेक्शन है, अगर आप एविडेंस फैब्रिकेट करते हो, किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर वे में गवाही देने के लिए फोर्स करते हो, सब तरह में आपके ऊपर सेक्शन अप्लाई होते हैं और आप पे एफआईआर दर्ज हो सकती है। अब आपने कहा कि पुलिस क्यों नहीं करती,
मेरे मानने ये है कि पुलिस जो, देखिए ये सिंपल बात है कि हमारे समाज में जो हमारी पॉपुलेशन है देश की, इसकी तुलना में हमारे पास पुलिस बल की संख्या बहुत कम है। तो जो क्राइम हो रहे हैं उन्हीं क्राइम को, जो बड़े क्राइम से पुलिस अच्छे से कर ले रही है, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज अगर मैं बात करूं तो पुलिस को जितने संसाधनों की जरूरत है, हम क्या उतने संसाधन दे पाए? क्या हम में से जितने लोग बैठे हैं, क्या हम लोग कभी पुलिस को सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं? क्या कितने लोग आगे आते हैं और किस हद तक आगे आते हैं? ये सवाल हमको अपने आप से भी पूछना चाहिए। पुलिस का चंद जवान जो दिन भर ड्यूटी करता है, कड़ी ड्यूटी करता है, अगर वो बाहर ड्यूटी करके दिख जाए तो कोई बात नहीं, आम बात है। लेकिन अगर वो एक दिन ड्यूटी पर नहीं आया तो हम उसको सुनाने जरूर पहुंच जाए। पुलिस अगर मौजूद है तो कोई बात नहीं, एक दिन अगर पुलिस मौजूद ना हो तो बखेड़ा खड़ा हो जाता है। तो हमारे पुलिस का अधिकारी और जवान इतने मुश्किलातों में नौकरी करता है, वो भी हमको समझना चाहिए और हमको एक नागरिक की तरह उनकी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। आप में से बहुत लोग करते हैं, लेकिन अधिकतम लोग में भय होता है इस चीज़ को कि जो ये जो भारत की नागरिक, भारत की न्याय संहिता है, इसको कैसे ब्रीच करेगी मैं बताता हूँ। एक कंसेप्ट आया है विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम, EFIR आ गया समझ में आपको, जैसे बताया इन्होंने मुंबई में बैठ के आप FIR कर सकते हो। अब ऐसे ही एक कंसेप्ट आया है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, मतलब अगर कोई गवाही देने जा रहा है तो शासन को निर्देश दिया गया है तो नीति बनाए कि कैसे उस गवाह की सुरक्षा की जाए। साथ ही साथ जो विक्टिम है, मतलब मान लो किसी के साथ बलात्कार जैसी दुर्घटना हो गई, तो वो विक्टिम को फ्री FIR मिलेगी, कॉपी फ्री में मिलेगी। उस विक्टिम को हर 90 दिन में केस कहाँ तक पहुँचा उसकी जानकारी भी दी जाएगी। जनरली क्या होता है, हमको पता नहीं चलता केस के बारे में क्या हो रहा है, एक बार केस दर्ज हो गया, हर 90 दिन में उसको बताने का प्रावधान है। साथ ही साथ कैसे नागरिक और पुलिस के बीच में अच्छा समन्वय बने, कम्युनिटी पुलिसिंग, कम्युनिटी सर्विस की बात की गई। कम्युनिटी सर्विस अब क्या होगा, जैसे एक भाई साहब ने कहा कि कोई शराब पीता है, अगर जो शराब पी रहा है और कुछ बदमाशी कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, तो उसको कम्युनिटी सर्विस में जाएगी, चल भाई झाड़ू लगा। अब पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी, उसको कुछ नहीं करेगी, मारेगी पीटेगी नहीं, उसको झाड़ू लगवाएगी, नाली साफ करवाएगी। उससे क्या होगा, वो आदमी जानेगा कि यार मेरे से गलती तो हुई है और वो पुलिस जुड़ेगा भी। तो दंड से न्याय की ओर जाए, इस तरह के विरुद्ध जो क्राइम होता है उसको लेके शासन बहुत गंभीर है। और इसमें एक नया प्रावधान आया है, शायद मुझे आप बता पाएंगे, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। वो ये है, दो प्रावधान। एक तो आजकल एसिड अटैक का बहुत प्रचलन है, बहुत केसेस हम सुनते हैं एसिड अटैक। एसिड अटैक के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन लाया है और उसमें 10 साल तक की सजा तय की गई। साथ ही गैंग रेप जैसा घटिया जो क्राइम होता है, मतलब उससे नीचे का कोई क्राइम नहीं हो सकता, अगर 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका का गैंग रेप किया जाता है तो उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया। ये पहली बार आया, आपने निर्भया केस सुना होगा, उसमें मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं था, अभी मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं किया है। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा प्रोविजन जो मुझे लगता है वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। अब जैसे जामताड़ा के बारे में आप लोग सुने होंगे, जामताड़ा के बारे में सुने हैं ना, झारखंड में जहाँ बैठ के सब मोबाइल के फोन आता है आपको और वो आपका डिटेल निकाल लेते हैं, फिर पैसा निकाल लेते हैं। इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाता है, जब सब लोग मिल के एक संगठित रूप में इस क्राइम को करते हैं। इसके लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन दिया गया है इसको डील करने के, इससे पुलिस और सशक्त होगी और इससे हमको जल्दी न्याय मिलेगा, जल्दी इन्वेस्टिगेशन में कोई फायदा होगा। तो ये कुछ अच्छे प्रोविजन किए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करने के लिए भी प्रोविजन लाए गए हैं, कैसे बेहतर इन्वेस्टिगेशन हो। 7 साल से अधिक का क्राइम है तो फॉरेंसिक वाला जो लोग CID देखते हैं, तो CID वाला टीम 7 साल से ऊपर वाले क्राइम में आएगा ही आएगा। अच्छा, मैं कितनी बात बता रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि 1 जुलाई से चालू हो जाएगी। इसके लिए 5 साल तक का प्रोविजन तक का दिया गया है, क्योंकि हमको एज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, क्षमता को बढ़ाना होगा। तो एक दिन में नहीं होगा, कि धीरे धीरे करके इस दिशा में हम लोग आगे जाएंगे।
एक और प्रोविजन है जिसमें पत्रकार साथी थोड़ा इंटरेस्टेड हो सकते हैं, वो है मेडिकल नेग्लिजेंस का। अगर कोई डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंस करता है और जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है या और कोई उसको स्थिति गंभीर हो जाती है, तो उसमें 2 साल तक की सजा का जो है प्रावधान किया गया है। एक आज के सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों में गुस्सा है, लोगों में बेचैनी है, लोगों में घबराहट है, लोगों में जब मॉब मेंटेलिटी हो जाती है, मतलब हम देख रहे हैं, हाल फिलहाल में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी घटना हुई कि जब भीड़ एक हो जाती है तो हमको सिखाया जाता है ट्रेनिंग में, भीड़ का कोई माई बाप नहीं होता, भीड़ का कोई माई बाप नहीं होता, भीड़ का कोई कॉन्शियस नहीं होता, भीड़ का कोई मापदंड नहीं होता, भीड़ की कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, भीड़ का कोई चरित्र, कोई किरदार नहीं होता। भीड़ सिर्फ एक भीड़ होती है, और भीड़ जब एक होती है तो लोगों को क्या हो सकता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि हम एनोनिमस हो गए, इतनी भीड़ में हमको कौन पहचानेगा। उससे क्या होता है, बड़े जघन्य अपराध हो जाते हैं। अभी कुछ घटना हुई, आप लोग को पता होगा, मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन जब मॉब एक साथ बैठती है ना, तो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं भी होती है। मॉब लिंचिंग का मतलब कि भीड़ किसी व्यक्ति को पीट पीट के जान से मारती है। उस मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम के लिए भी एक सेक्शन लेके आया गया है, और वो सेक्शन 101 क्लॉज 2 में इसको शामिल किया गया है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 1861 से लेके अभी तक, अभी यानी 2024 तक जो सामाजिक परिवर्तन आया है, उस सामाजिक परिवर्तन को कानून में यानी विधि में ढाल के एक नया विधिक फ्रेमवर्क आपके सामने लाने का प्रयास किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि ये पुलिसिंग को भी मजबूत करेगा, समाज को भी मजबूत करेगा, नागरिकों को पुलिस से, प्रशासन से जोड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो विक्टिम है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो मेन मुद्दा है, जो मेन मकसद है कि विक्टिम को न्याय मिले, उस न्याय को जल्दी दिलाएगा। ये जो चलता है 2.5 किलो का हाथ और ये तारीख पे तारीख, इस तरह की चीज़ें कम होंगी। स्विफ्ट, ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव, स्विफ्ट यानी शीघ्रता से, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, एंड इफेक्टिव यानी असरदार। ये 3 महत्वपूर्ण पिलर हैं जिसके ऊपर इसको बिठाया गया है, और ये इस पर शामिल होगा, और इसके निश्चित रूप से खरा उतरेगा। और इसके लिए जितने जिम्मेदार हम लोग हैं, उसके जिम्मेदार हमारे नागरिक भाई भी हैं। अंत में मैं आप सभी को जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से सबको धन्यवाद दूंगा कि आप लोग यहाँ पे आए, और मैं चाहूँगा इसका अच्छा कवरेज करें। हम लोग ने, मतलब पुलिस विभाग को मैं इसमें प्रेज करना चाहूँगा स्पेशली, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग इसको क्या बोलते हैं, फ्लैग्स और वो ब्रांडिंग किया हुआ है, ग्राफिक्स बनाए हुए हैं लोगों को समझाने के लिए। और एसपी साहब छोटा कैप्सूल बना रहे हैं, महिलाओं के लिए कैप्सूल, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए कैप्सूल, एक लॉयर्स के लिए क्या है, उनके लिए कैप्सूल। तो इस तरीके से सबके लिए जो रेलेवेंट पोर्शन है वो उसको बता रहे हैं। आखिरी में यही कहूँगा, मोर और लेस ये मान के चलो कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा बड़ा कोई चेंज नहीं हुआ है, सोच में चेंज हुआ है, ज़्यादा चेंज सोच में है बजाय कि प्रोविजंस में। कुछ एडिशन हुए, कुछ सब्ट्रैक्शन हुए, बट ज़्यादा तो बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है जो आपकी दिनचर्या को प्रभावित करे। लेकिन इतना भी है कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप एक सशक्त नागरिक बन सकें। इसी दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम किया गया, और आप लोगों का हमेशा पार्टिसिपेशन इससे अच्छा रहा है। पिछले भी हमने कार्यक्रम किए थे, आगे भी करेंगे, और आप लोगों का सहयोग अपेक्षित रहेगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब एएसआई या एएसआई के ऊपर का अधिकारी जो है वो नियुक्त होगा, और वो पूरी गिरफ्तारी की जो है जानकारी रजिस्टर में मेंटेन करेगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी मेंटेन करेगा। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता का मोटा जो मोटी जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी है, अगर आप लोगों को किसी को कोई इसमें से प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है, अन्यथा मैं थोड़ा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की ओर बढ़ूँगा। भारतीय नागरिक
कोई ठीक दंड प्रक्रिया संहिता थी, उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है 1 जुलाई 2024 से ये भी लागू होगी। इसमें कुल 484 जो है पूर्व में प्रावधान थे CRPC में।